बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 12। पुस्तक आशा सरसीर द्वारा लिखित। ऑडियो 7। शरद बोल उठा, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सही पता ही लिखूंगा। शरद ने लुटेरों के कहने के अनुसार पत्र तो लिख दिया, पर वह सोचने लगा कि पिताजी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। इन लुटेरों को मुफ्त का पैसा क्यों मिले। नहीं, मैं यहाँ से छूटने का कोई उपाय सोचूंगा। जीवन होगा तो बच जाऊंगा। शरद ने दूसरे दिन से उन सभी की गतिविधियों को अच्छी प्रकार से देखना आरंभ कर दिया। शरद ऐसे दिखलाता जैसे वह बहुत डरा और सहमा हुआ है। वह उन व्यक्तियों से बड़ी विनम्रता से बात करता, आगे बढ़कर उनका काम करने की कोशिश करता। उसने पाया कि 4 व्यक्ति तो अधिकतर बाहर रहते हैं। वे प्रायः सुबह होते ही निकल पड़ते, रात में भी कभी लौटते कभी नहीं। उस खंडहर में केवल एक व्यक्ति रह जाता था, वही वहाँ की पूरी निगरानी रखता। शरद ने 4-5 दिन में ही अपने अच्छे व्यवहार से उस व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लिया। वह उसका अधिक से अधिक काम कर दिया करता और उसकी सेवा करता। कुत्तों को भी स्वयं ही खाना डालता। इस प्रकार वे भी उससे हिल गए। एक दिन दोपहर में वह व्यक्ति खा पी कर लेटा था तो उसको कुछ झपकी लग गई। शरद कई दिनों से मौके की तलाश में था। आज उसे आए हुए 6ठा दिन था। अब शरद ने अधिक विलंब करना उचित न समझा। उसने कुत्तों को जंजीर से बांध दिया। फिर बड़े धीमे से उसने सोए हुए व्यक्ति के तकिए के नीचे से दरवाजे की चाबी निकाल ली। धीरे से ताला खोलकर वह दबे पैरों बाहर निकल आया। शरद ने बहुत धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने चारों ओर बड़ी चौकन्नी निगाहों से देखा, फिर लगा वह बेतहाशा भागने। आधा घंटे तक लगातार भागने के बाद शरद को बस्ती का रास्ता दिखलाई दिया। वह उसी ओर बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद शहर में आ गया। उसे सामने से एक नगर सेवा बस आती हुई दिखलाई दी। शरद दौड़कर उसी में चढ़ गया। उसने बस में घुसते ही कंडक्टर से कह दिया कि वह कृपा करके थाने पर उतार दे। वह बड़ी कठिनाई से बदमाशों के चंगुल से छूट कर आया है। इस समय मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। यदि आपने मेरी सहायता ना की तो बदमाश उसे फिर पकड़ कर ले जाएंगे। कंडक्टर को उसकी बात सुनकर दया आ गई। उसने शरद को बस में बैठा लिया और थाने पर छोड़ दिया। शरद ने थानेदार को सारी बात बताई। पुलिस भी बच्चों को पकड़ने वाले गिरोह को बहुत दिनों से खोज रही थी। थानेदार ने तुरंत ही अनेक सिपाहियों को हथियार देकर शरद के साथ भेज दिया। शरद उन्हें रास्ता बतलाता गया। सिपाहियों ने जीप को बदमाशों के अड्डे से बहुत पहले ही झाड़ियों में रोक दिया, जिससे उनकी निगाह उन पर ना पड़े। अब वे पैदल ही शरद के पीछे पीछे चले। उन्होंने खंडहर के पास जाकर घेराबंदी कर ली। कुछ ही सिपाही अंदर गए। वहाँ कोई न था। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि संभवतः मोटा व्यक्ति शरद को खोजने गया होगा। सभी छिपकर बैठ गए। आधी रात बीतने पर गिरोह आया। उसने सोचा भी ना था कि यहाँ पुलिस घेरा डाले बैठी है। आते ही पुलिस ने उन सबको हथकड़ियाँ पहना दी। सभी अपराधियों को थाने पहुँचा दिया गया। वहाँ उनकी बहुत ही पिटाई की गई। पिटाई हो जाने पर उनमें से एक व्यक्ति ने सारा भेद खोल दिया। वह बच्चों को चुराने वाला एक कुख्यात गिरोह था। उनके बताने पर दूसरे स्थान से कुछ बच्चे भी बरामद किए गए थे। इन्हें लूला लंगड़ा बनाकर इनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। थानेदार और सभी सिपाहियों ने शरद की बहुत प्रशंसा की। उसे सम्मान सहित घर पहुंचाया गया। शरद के पिता माता ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। बेटे को सकुशल पाकर उन्हें लगा कि जैसे उनके प्राण ही लौट आए हों। थानेदार ने जब शरद की बहादुरी और सूझबूझ की सारी बात बताई तो वे खुशी से झूम उठे।
अपराधियों के पूरे समूह को जेल भेज दिया गया। वहां उन पर मुकदमा चला और कड़ी सजा दी गई। खोजबीन करने पर पता लगा कि नवीन के पिता भी उस गिरोह से संबंधित थे। नवीन लड़कों को बहला फुसला कर ले जाता था और वे बदमाश उन्हें पकड़ लेते थे। पुलिस ने नवीन को भी इस अपराध के लिए कड़ी सजा दी। बदमाशों के चंगुल से छूटे हुए अपंग बच्चों को उनके माता पिता के पास भेज दिया गया। सभी ने शरद को बहुत सराहना की। उसके साहस और बुद्धिमानी के कारण अपराधी पकड़े गए थे और अनेक बच्चों की रक्षा हुई थी। ऐसे ही बच्चे देश, समाज और राष्ट्र के होनहार सपूत हैं, जिन्हें देखकर भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना निखर जाती है। भटकती राहें। सोहन अच्छे खाते पीते घर का लड़का था। यूँ उसके घर में कोई अभाव ना था, पर उसके पिता की आदत थी कि सदा घर में झगड़ा और गाली गलौज करते। वे उसकी माँ से प्रायः ही बात बेबात में लड़ते रहते। जब तब वे पत्नी पर हाथ भी उठा देते। वह भी गुस्से में भरकर जोर जोर से चीखती, चिल्लाती, हाथ पैर पटकती। सोहन के घर में ऐसा लगभग प्रतिदिन ही होता। माता पिता के झगड़े से बच्चे सहमे से खड़े रहते। उनके कोमल मन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। माता पिता भी आपसी कलह में उलझते रहते। उन्हें बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करने का समय नहीं मिलता। किशोर सोहन माता पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही सहम गया था। उसे घर पर रहना अच्छा ना लगता। घर पर कभी माँ अकेले में बड़बड़ाती, कभी वे सोहन और उसके भाई बहनों पर खींच उतारती और कलह करती। सोहन स्कूल से आकर गली के बच्चों के साथ घूमता रहता। घर पर बैठकर पढ़ने में भी उसकी रुचि नहीं रहती थी। कारण था घर का अशांत वातावरण। माँ यह नहीं सोचती थी कि बच्चों को पढ़ने बैठाऊं और कलह ना करूं। दूसरे कलहपूर्ण वातावरण के कारण सोहन का मन भी पढ़ाई से हट गया था। सोहन ना घर पर पढ़ता और ना स्कूल का काम ही पूरा करके ले जाता। परिणाम यह हुआ कि वह पढ़ाई में पिछड़ने लगा। स्कूल में उसे खूब डांट पड़ती, पर वह उसकी परवाह ना करता। स्कूल में भी वह ऐसे बच्चों के साथ रहने लगा था जो पढ़ने में बुद्धू थे। वे सभी कक्षा में अध्यापकों की डांट खाते, मार खाते, अच्छे बच्चों को तंग करते। वे एक ही कक्षा में कई वर्ष तक पढ़े रहते। एक दिन की बात है कि सोहन के माता पिता आपस में झगड़ रहे थे। उसके पिता ने गुस्से में भरकर माँ को जोर से धक्का दिया। उनका सिर खंभे से जा टकराया और वे तुरंत ही बेहोश हो गई। उनकी नाक से बहुत खून निकला और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। इस घटना से सोहन के पिता भौचक्के रह गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी ना सोचा था। उनके मस्तिष्क पर इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा और वे पागल हो गए। अब सोहन और उसके भाई बहन अनाथ हो गए। माँ मर चुकी थी, पिता पागल हो गए थे। बच्चों की देखभाल करने वाला कोई भी ना था। यह समाचार सुनकर सोहन के रिश्तेदार आए। पिता को पागल खाने में भर्ती करा दिया। सोहन के एक भाई और एक बहन को उनकी बुआ अब अपने साथ ले गई। सोहन को उसकी मामी ले आई। उन्हें सोहन से ना कोई सहानुभूति थी ना लगाव। उन्होंने तो बस लोक लाज के कारण ऐसा किया था। सोहन से उन्होंने खूब काम लेना प्रारंभ कर दिया। घर का नौकर हटा दिया गया। सोहन को 2 पल भी चैन से ना बैठने दिया जाता। 30 पर मामी हर समय दुत्कारती रहती। सोहन मामी के घर 2-4 दिन में ही परेशान हो उठा। महीना भर उसने जैसे तैसे काटा और एक दिन मौका देखकर वह घर से भाग निकला। वह स्टेशन पर परेशान सा घूम रहा था। सोच रहा था कि वो कहाँ जाऊँ। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछने लगा कि तुम परेशान दिखते हो, क्या अपने परिवार से बिछड़ गए हो? सोहन को पता ना था कि बच्चों और किशोरों को फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाने वाले व्यक्ति इसी भांति जगह जगह घूमा करते हैं। वह रुआंसा होकर बोला,
कैसा परिवार, किससे बिछड़ूंगा मैं भला। मैं तो अब इस दुनिया में बिल्कुल भी अकेला हूँ। मेरा भी इस संसार में कोई कहाँ जाने योग्य नहीं। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, वह व्यक्ति कहने लगा। सोहन को और क्या चाहिए था। उसने जल्दी से हाँ कर दी। उसके पास उस समय टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसे डर था कि कहीं मामी के घर से कोई आकर उसे पकड़ कर ना ले जाए। इसलिए वह जल्दी से जल्दी उस शहर से कहीं दूर निकल जाना चाहता था। दोनों ही टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठ गए। एक दिन और एक रात के सफ़र के बाद वे वहाँ से दूर एक नए अपरिचित शहर में पहुँच चुके थे। वहाँ वे एक सस्ती धर्मशाला में रुक गए। 2-4 दिन वह व्यक्ति, जिसका नाम स्वामी था, सोहन को घुमाता फिराता खिलाता पिलाता रहा। सोहन भी उसे खूब घुल मिल गया था। सोहन ने भी अब उस व्यक्ति को अपने विषय में सब कुछ बता दिया था। स्वामी सोहन से कहने लगा, देखो, हमारे पास जो कुछ पैसा था वह खाने पीने में खर्च हो गया। अब यदि हमें भूखों नहीं मरना तो कमाना पड़ेगा। मैं कल से तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा भैया, सोहन कहने लगा। सोहन को यह पता न था कि स्वामी का क्या काम करता है। वह थोड़ी देर के लिए जाता था और पैसे लेकर लौट आता था। सोहन ने जब भी उसके पीछे चलने की बात कही तो स्वामी ने मना कर दिया। पर पहले तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, स्वामी सोहन से कहने लगा। कौन सा काम, सोहन ने कहा। वही जो मैं करता हूँ, लोगों की जेब काटने का, स्वामी क्रुद्ध होते हुए बोला। उसकी लाल आंखें और क्रोध से भरा मुख देखकर सोहन समझ गया कि उसके सामने कोई बात ना चलेगी। समझ में नहीं आता कि आखिर इस काम के नाम से तुम इतना क्यों बिदक रहे हो। ज़्यादा पढ़े लिखे हो नहीं, कौन देगा तुम्हें काम, स्वामी ने कहा। जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और मार मार कर भुर्ता बनाएगी तो इस काम को करने का पूरा मज़ा आ जाएगा। ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है पुलिस के डंडे खाना, सोहन कान पकड़ते हुए बोला। मूर्ख, मैं तुझे ऐसी तरकीब सिखा दूंगा कि पुलिस तो क्या, उसका बाप भी तुझे ना पकड़ सके। बहुत ही बेवकूफ़ है तू तो। अरे इससे अच्छी नौकरी कौन सी है, बात होगी। थोड़ी मेहनत करो और चैन से कई दिन तक मौज मनाओ। स्वामी की बात सुनकर सोहन के मन में लालच आ गया। उसने स्वामी के साथ काम करने की स्वीकृति दे दी। स्वामी राहजनी और जेब काटने के लिए नए नए तरीके खोजता रहता था। वह एक शहर में कुछ दिन रहता, लूटपाट करता। जब पुलिस उसकी खोज तेजी से करती तो वह शहर छोड़ देता। यहाँ आकर स्वामी ने एक नया तरीका खोजा। वह बाजार से एक रसायन ले आया। जिस व्यक्ति को लूटना होता तो सोहन उसकी गर्दन पर रसायन झुला देता। वह व्यक्ति खुजली से बेचैन होकर दोनों हाथों से गर्दन खुजलाने लगता। तब स्वामी उसका पर्स या सामान छीनकर भाग जाता। सोहन भीड़ में मिल जाता या स्वामी के साथ ही भाग जाता। इस तरकीब से उन्होंने थोड़े ही दिनों में काफ़ी रुपए इकट्ठे कर लिए। सोहन को भी अब यह काम अच्छा लगने लगा था। स्वामी की संगति ने उसे विलासी, फिजूल खर्ची और आराम तलब बना दिया था। सोहन पूरी तरह से निश्चिंत था कि पुलिस उसे पकड़ ना पाएगी। यदि पकड़ेगी भी तो स्वामी किसी न किसी प्रकार उसे छुड़ा लेगा। पर उसका यह भ्रम सिद्ध हुआ। एक दिन जब वह किसी धनी से लगने वाले व्यक्ति की गर्दन पर रसायन झुला रहा था तो उसके साथी ने सोहन को कसकर पकड़ लिया। धनी व्यक्ति चिल्ला रहा था, पकड़ लो इसे, यह जाने ना पाए। यही है वह जिसकी करतूतें रोज अखबारों में छपती है। सोहन अचानक हुई इस घटना से हड़बड़ा गया। उसने छूटने का बहुतेरा प्रयास किया पर उस व्यक्ति की मजबूत पकड़ से हिल भी ना सका। तभी उसने देखा कि उसे छोड़कर स्वामी तेजी से भागा जा रहा है। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर सोहन की ओर नहीं देखा। अपने को अकेला पाकर सोहन घबरा उठा। भीड़ बढ़ती जा रही थी।
गुस्से में भरे व्यक्ति चप्पल, जूते, घूंसे और लातों से उसकी कुटाई कर रहे थे। सोहन के रोने गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर न था। सोहन ने जीवन में इतनी मार और इतना अपमान कभी न सहा था। आज तो लग रहा था कि भीड़ उसे मार कर ही दम लेगी। वह बुरी तरह से चीख रहा था, पर मारने वालों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर में सोहन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सोहन को जब होश आया तो उसने अपने आप को हथकड़ियों से बंधा हुआ थाने में पाया। वहां सोहन को होश में आया देखकर थानेदार सामने आया और कड़कती आवाज में बोला, बोल, कहाँ है तेरा गिरोह? हुजूर, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। सोहन स्वामी सिखाई हुई बात बोला। यह सीधे सीधे नहीं बताएगा, करो इसकी धुनाई। थानेदार ने भ्रिकुटियां चढ़ाकर कहा। तुरंत ही 2 सिपाही आगे आए और सोहन को बैतों से लगे पीटने। उनके 8-10 बैत खाकर ही सोहन तिलमिला उठा। उसे लगा कि उसकी हड्डी चकनाचूर हो गई। वह तुरंत ही बोला, ठहरो, अभी बताता हूँ। उसने थानेदार को स्वामी का पूरा पता बता दिया।